गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपकी बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट में जो पहला चैप्टर चल रहा है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। बच्चों, उस चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। 4 प्रकार के साधन होते हैं, आप जानते हो, और उनमें से 4 में से 3 एंजाइम, विजातीय डीएनए तथा वाहक डीएनए, इनका अध्ययन बच्चों अपन कर चुके हैं। वाहक कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से प्लाज्मिड और विषाणु यूज किए जाते हैं। प्लाज्मिड है, जीवाणु भोजी है, कॉज्मिड है, जीवाणुविक कृत्रिम गुणसूत्र है, ठीक है। इसके अलावा यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र है। इन सब की बात अपन ने कर ली। PBr 322 जो रूपांतरित प्लाज्मिड था, उसको बच्चों अपन ने विस्तार से पढ़ लिया। अब देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे पादपों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग के लिए वाहक। और बच्चों, जब उन वाहकों की बात की गई थी पादपों में और जंतुओं में, तो 2 उदाहरण बताए गए थे। एक तो बच्चों जीवाणु बताया गया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, जिसमें TI प्लाज्मिड पाया जाता है और द्विबीजपत्री पादपों में अर्बुद उत्पन्न करता है, ठीक है। उसको अपन वाहक के रूप में काम में ले सकते हैं। और एक उदाहरण मैंने आपको बताया था रेट्रोवायरस, जो बच्चों मनुष्य में सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देता है। उस रेट्रोवायरस को भी अहानिकारक बनाकर और जीन स्थानांतरण के लिए जंतुओं में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये सारी कहानी मैं आपको वीडियो लेक्चर नंबर 7 में बच्चों पढ़ा चुका। अब देखो, वैसे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है TI प्लाज्मिड, है ना। इसके बारे में बच्चों अपन थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। TI प्लाज्मिड के बारे में आपकी NCERT में इतना डिटेल से दिया हुआ नहीं है, थोड़ा सा दिया हुआ है जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बच्चों महत्वपूर्ण होने की वजह से अपन इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, ध्यान देंगे, TI प्लाज्मिड। अब बच्चों, प्लाज्मिड क्या होता है इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। प्लाज्मिड आपको पता है। पहली बात तो ये है कि ये TI प्लाज्मिड जो होता है, ये पाया किस में जाता है? तो ध्यान देंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ये क्या है बच्चों? जीवाणु। क्लियर? ये जो जीवाणु होता है, ये सोइल में, मृदा में उपस्थित होता है। ध्यान से समझना बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जीवाणु मृदा में उपस्थित रहता है और द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करता है। किनको संक्रमित करता है? द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करता है। और बच्चों, संक्रमित करके ये अर्बुद या ट्यूमर उत्पन्न करता है। जो संक्रमित पादप कोशिकाएं होती है, वो बहुत तेजी से विभाजित होती है, जिसकी वजह से अर्बुद या ट्यूमर बन जाता है। और बच्चों, इस जीवाणु के संक्रमण से द्विबीजपत्री पादपों में जो अर्बुद या ट्यूमर बनता है, उसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं बच्चों क्राउन गॉल रोग या किरीट पीटिका रोग। क्राउन गाल रोग या किरीट पीटिका रोग। तो बच्चों, एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि साहब, जो क्राउन गाल रोग है, किरीट पीटिका जो रोग है, ये किस जीवाणु के संक्रमण की वजह से होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। किनमें? सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों। अब देखो बच्चों, पहले यही समझा जाता था कि ये जो जीवाणु है, ये द्विबीजपत्री पादपों का रोगजनक है, उनमें रोग उत्पन्न करता है, ये बीमारी वो उत्पन्न करता है। पहले ऐसा माना जाता था, ठीक है। लेकिन जब पता चला कि यार ये जो जीवाणु होता है, इस जीवाणु के अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है, TI प्लाज्मिड,
और उस टीआई प्लाज्मिड की एक कॉपी मान लो या टीआई प्लाज्मिड का कुछ हिस्सा मान लो, वो पादप कोशिकाओं में ये स्थानांतरित कर देता है और वो हिस्सा जो होता है वो पादप कोशिकाओं के जीनोम से जुड़ जाता है। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि ये जो जीवाणु है, इस जीवाणु की सहायता ली जा सकती है किस काम में? किसी डीएनए के खंड को पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये और भी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। पहले इस जीवाणु को डाइकोट प्लांट्स में रोगजनक के रूप में जाना जाता था। क्लियर? पहले इस जीवाणु को डाइकोट प्लांट्स में रोगजनक के रूप में जाना जाता था, लेकिन पिछले 3 दशकों में प्लांट्स में जीन स्थानांतरण हेतु इसका बहुतायत में प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, प्लांट सेल्स में जीन स्थानांतरण के लिए बहुतायत में इसको काम में लिया जाने लगा। इसलिए बच्चों ये जो जीवाणु है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर या प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता भी कहा जाता है। तो देखो बच्चों, 2 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। एक तो इस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग, क्लियर, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर या प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता कौन से जीवाणु को कहा जाता है या किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ठीक है, अब सारी कहानी चलेगी इसके प्लाज्मिड से। ये आपको पता होना चाहिए कि साहब ये टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो किस जीवाणु का है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। इस जीवाणु की पूरी कहानी मैंने समझा दी। अब अपन डिटेल से किसकी बात करेंगे? टीआई प्लाज्मिड की बात अपन विस्तार से करेंगे। देखो बच्चों, टीआई प्लाज्मिड, पहले तो एक बार इसके नाम पर ध्यान दो। टीआई नाम क्यों दिया गया है? टी फॉर ट्यूमर, आई फॉर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। हिंदी में क्या कह सकते हैं? ट्यूमर या अर्बुद प्रेरक प्लाज्मिड। समझ जाओगे? ये तो इसके नाम की कहानी होगी। टीआई से मतलब क्या लगाना है? ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला, ट्यूमर या अर्बुद प्रेरक प्लाज्मिड किसका है वो अपन ने देख लिया। अब देखो बच्चों, जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस डाइकोट प्लांट्स को संक्रमित करता है, जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस डाइकोट प्लांट्स को संक्रमित करता है, तो बच्चों टीआई प्लाज्मिड की एक कॉपी, टीआई प्लाज्मिड की एक कॉपी प्लांट सेल में ट्रांसफर की जाती है। टीआई प्लाज्मिड की एक कॉपी बैक्टीरिया में बनकर और किस में ट्रांसफर की जाती है? प्लांट सेल में ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, अब ध्यान दो,
टीआई प्लाज्मिड का वह भाग जो प्लांट सेल के जीनोम से जुड़ता है। टीआई प्लाज्मिड का वह भाग जो प्लांट सेल के जीनोम से जुड़ता है उसको कहा जाता है टीडीएनए या ट्रांसफर डीएनए। टीडीएनए या ट्रांसफर डीएनए, ऐसे इमेजिन कर लो आप। तो जैसे मान लेते हैं, विस्तार से बच्चों इसकी संरचना आपसे नहीं पूछी जाएगी, फिर भी देख लो। ये मान लेते हैं टीआई प्लाज्मिड है। ये क्या है बच्चों? टीआई प्लाज्मिड। क्लियर? और ये इतना हिस्सा अपन इमेजिन कर सकते हैं। ये जो दोनों ब्लू कलर के पोर्शन मैंने बताया ना, बॉर्डर सीक्वेंस, इसके बीच बीच का पोर्शन मान लो, ये अपन क्या मान सकते हैं? टीडीएनए। ये इतना जो हिस्सा होता है डीएनए का, ये जुड़ता है किसके साथ में? पादप कोशिकाओं के जीनोम के साथ में। और जो ये हिस्सा जो होता है टीडीएनए, इसी में बच्चों क्या होती है? अर्बुद उत्पन्न करने की क्षमता। इसी हिस्से में क्या होती है बच्चों? अर्बुद उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये बात आपके समझ में आ गई? तो अगर इसको अपन ना भी ध्यान रखें कि साहब टीआई प्लाज्मिड की एक कॉपी प्लांट सेल में ट्रांसफर की जाती है, आप तो ये ध्यान रख लो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का टीआई प्लाज्मिड है और उस टीआई प्लाज्मिड का कौन सा भाग? टीडीएनए। ये टीडीएनए पादप कोशिकाओं के जीनोम से जुड़ जाता है। नुकसानदायक बच्चों ये टीडीएनए ही है। इसकी वजह से ही पादप कोशिकाओं में क्या बनता है? अर्बुद बनता है। ठीक है? अब देखो बच्चों, ये जो टीडीएनए होता है, टीडीएनए, ये इतना हिस्सा मान लो ये टीडीएनए है। इस टीडीएनए के दोनों किनारों पर, दाएं बाएं, ध्यान देंगे, टीडीएनए के दोनों किनारों पर 25 क्षारकों का सीधा दोहराया गया अनुक्रम प्रेजेंट होता है। ऐसे मान लो बच्चों 25 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जो बार बार क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, इसके दाईं तरफ भी और इसके बाईं तरफ भी। ऐसे मान लो। तो ये जो 25 क्षारकों का सीधा दोहराया गया अनुक्रम होता है ना, ये बच्चों इस टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए के दाएं बाएं सिरे हो जाएंगे। ऐसे मान लो दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों तरफ 25-25 क्षारों का सीधा दोहराया गया अनुक्रम होता है, जिसके बीच में जो डीएनए का टुकड़ा होता है वो ही बच्चों क्या होता है? टीडीएनए होता है। अर्बुद उत्पन्न करने के लिए यही जिम्मेदार होता है। क्लियर? अब क्या करते हैं तो ध्यान दो बच्चों, टीआई प्लाज्मिड में से टीडीएनए को अलग कर उस स्थान पर बाहरी डीएनए खंड जोड़ दिया जाता है। टीआई प्लाज्मिड में से ये जो स्थान होता है ना टीडीएनए वाला हिस्सा, इसको तो कर देते हैं अलग और इसकी जगह क्या जोड़ देते हैं? बाहरी डीएनए खंड को जोड़ देते हैं। अब बताओ इस टीआई प्लाज्मिड की वजह से अर्बुद उत्पन्न हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि अर्बुद उत्पन्न करने वाला जो हिस्सा है उसको तो हटा दिया गया। आगे बात समझ में? अब देखो बच्चों, माना ऐसे मान लेते हैं बच्चों, ये बॉर्डर सीक्वेंस मान लो, या मैंने जो आपको बताया था ना 25 क्षारों का दोहराया गया अनुक्रम, वो अपन ये मान लो। यहां से रिमूव कर दिया किसको? इस टीडीएनए को यहां से रिमूव कर दिया
और बच्चों इसके स्थान पर सपोज ये बाहरी डीएनए को निवेशित करवा दिया। आगे बात समझ में, ये बाहरी डीएनए को निवेशित करवा दिया। अब बच्चों ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड अब क्या माना जाएगा? पुनर्योगज प्लाज्मिड। क्या माना जाएगा बच्चों? पुनर्योगज प्लाज्मिड। मतलब आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्लाज्मिड में बाहरी डीएनए का निवेशन हो चुका है, ये पुनर्योगज प्लाज्मिड हो जाएगा। अब माना इस पुनर्योगज प्लाज्मिड को हमने ट्रांसफर कर दिया किसी प्लांट सेल में। किसमें ट्रांसफर कर दिया? किसी प्लांट सेल में ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ बच्चों, ये जो पादप कोशिका होगी, ये पादप कोशिका क्या मानी जाएगी? रूपांतरित कोशिका मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बाहरी डीएनए का खंड प्रवेश कर चुका है। तो ये अपन ऐसे इमेजिन कर लेंगे कि साहब ये मान लो पुनर्योगज टीआई प्लाज्मिड है। ये ऐसे इमेजिन कर लो, ये पुनर्योगज टीआई प्लाज्मिड है और ये पादप कोशिका जो अब क्या हो चुकी है? रूपांतरित हो चुकी है। तो बच्चों ये जो टीआई प्लाज्मिड के जीन है ना, जीन, इन जीनों की वजह से रूपांतरित पादप कोशिकाओं में क्या बनते हैं? अमीनो एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। टीआई प्लाज्मिड में बाहरी डीएनए का टुकड़ा जोड़ दिया, कहां पर जोड़ा वो मैंने आपको बता दिया। अब उस टीआई प्लाज्मिड को हमने ट्रांसफर कर दिया पादप कोशिका में, ठीक है। तो इस टीआई प्लाज्मिड के जो जीन होते हैं, उन जीनों की वजह से इस पादप कोशिका में क्या बनते हैं? अमीनो एसिड बनते हैं। या ऐसे मान लो बच्चों, जो रसायन बनेंगे ना, उन रसायनों को क्या कहते हैं? ओपीन। क्या कहते हैं उन रसायनों को? ओपीन। अब अगर मान लो किसी पादप कोशिका में ये मिल रहे हैं ओपीन, इसका क्या मतलब है? वो पादप कोशिका क्या हो चुकी है? रूपांतरित हो चुकी है। क्यों? उस पादप कोशिका के पास ओपीन कहां से आया? भाई ओपीन बनाने के लिए जीन तो जिम्मेदार किस पे थे? टीआई प्लाज्मिड पे। इसका मतलब वो टीआई प्लाज्मिड बाहरी डीएनए के टुकड़े को लेकर उस पादप कोशिका में आ चुका है। भाई अर्बुद उत्पन्न नहीं होगा, अर्बुद उत्पन्न नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? टीडीएनए को हटा दिया गया है। और अगर ओपीन संश्लेषित हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कि साहब टीआई प्लाज्मिड उसके अंदर एंटर हो चुका है। आगे बात सुन। तो बच्चों क्या करते हैं? ध्यान देंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन से बाहर निकालते हैं। पहले तो किसको? टीआई प्लाज्मिड को। फिर टीआई प्लाज्मिड में से क्या हटाते हैं? टीडीएनए हटाते हैं। और टीडीएनए वाले स्थान पर क्या जोड़ देते हैं? बाहरी डीएनए का खंड जोड़ देते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब प्लांट सेल में अगर जीन पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे, उस पर ध्यान दो। ये तो मैंने एक कॉमन सी बात बता दी। देखो बच्चों, ये मान लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जीवाणु, और इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का ये मान लो टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, इधर ध्यान देंगे बच्चों, टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया। ये लो साहब, ये हो गई बॉर्डर सीक्वेंस। टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाला। ये इतना हिस्सा क्या था? टीडीएनए। इस टीडीएनए को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। और टीडीएनए को रिमूव करके यहां पर क्या जोड़ दिया? बाहरी डीएनए का टुकड़ा। और बाहरी डीएनए का टुकड़ा जोड़ने के बाद अब क्या बन गया? ये पुनर्योगज प्लाज्मिड। क्या बन गया बच्चों? पुनर्योगज प्लाज्मिड बन गया। इस पुनर्योगज प्लाज्मिड को बनाकर वापस फिर किस में ट्रांसफर कर देते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस में। आगे बात सुनिए, ये किसकी कोशिका है बच्चों?
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। इसमें से टीआई प्लाज्मिड निकाला, टी डीएनए को हटाया, बाहरी डीएनए जोड़ा, पुनर्योगज प्लाज्मिड बनाकर वापस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस में डाल दिया। अब देखो क्या करेंगे। अब बनाते हैं बच्चों संवर्धन माध्यम। ये जैसे अपन मान लेते हैं किसी फ्लास्क के अंदर क्या है, संवर्धन माध्यम है, और इस संवर्धन माध्यम में सपोज ये ग्रो कर रहे हैं। या संवर्धन माध्यम में क्या रखे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस ग्रो कर रहे हैं किसमें, संवर्धन माध्यम में, जिनमें क्या है, ये पुनर्योगज प्लाज्मिड भी है, वो ग्रो कर रहे हैं। अब इनके साथ साथ ध्यान देंगे बच्चों, द्विबीजपत्री पादप जिसमें जीन स्थानांतरण करना है, जैसे एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं, सपोज टमाटर है, इसमें मान लो जीन स्थानांतरण करना है। ध्यान दो बेटे, क्या करेंगे, द्विबीजपत्री पादप जिसमें जीन स्थानांतरित करना है, उस पादप की पर्ण के क्या ले लेंगे, टुकड़े ले लेंगे। उस पादप की पत्तियों के क्या ले लेंगे, टुकड़े ले लेंगे, जिनको कहा जाता है डिस्क या वलय। जिस पादप में जीन स्थानांतरण करना है, उस पादप की पत्तियों के टुकड़े ले लिए जाते हैं, डिस्क या वलय। ऐसे मान लो ये मान लो वो पत्तियों के टुकड़े हैं। आ रही बच्चों बात समझ में। अब देखो, पत्तियों के टुकड़े और बाहरी डीएनए युक्त एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस दोनों साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, किसमें, संवर्धन माध्यम में। अब अपन जानते हैं जीवाणु की प्रवृत्ति है क्या, संक्रमण करना। तो ये जो जीवाणु है, ये इन पादप कोशिकाओं को क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे, और संक्रमित करेंगे तो अपने डीएनए का हिस्सा इसमें ट्रांसफर करेंगे। तो वो डीएनए का हिस्सा तो हमने हटा दिया, वहां पर क्या जोड़ रखा है, बाहरी डीएनए का टुकड़ा जोड़ रखा है। वो बाहरी डीएनए का टुकड़ा किस में ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों, पादप कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए। 2-3 दिन ग्रो करने के पश्चात उन पादप कोशिकाओं को फिर पहचान लिया जाता है कि साहब वो रूपांतरित पादप कोशिकाएं कौन। अब देखो, ये पत्ती के टुकड़े ही क्यों काम में लिए जाते हैं, यहां पर भी ध्यान से समझना। ये पत्ती के टुकड़े जो होते हैं, इनसे एक रसायन बनता है, एसीटोसिरंगोन। रसायन का नाम क्या है, एसीटोसिरंगोन। ये रसायन बनता है किससे, पत्तियों के टुकड़ों की वजह से। और इस रसायन की वजह से जो टीआई प्लाज्मिड के ओपेरॉन हैं, वो ओपेरॉन क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। ओपेरॉन से मतलब आप तो ये लगा लो बच्चों, ओपेरॉन वो हिस्सा हो जाएगा जिससे मान लो प्रोटीन बनती है। अरे यारी बात सुन, तो वो हिस्सा सक्रिय होता है इस रसायन की वजह से। ये रसायन किस में मिलता है, पर्ण के टुकड़े। पीछे बताया था मैंने, अमीनो अम्ल बनाते हैं जिनसे ही तो पहचान होती है। तो ये रसायन किसको बढ़ावा देगा कि साहब टीआई प्लाज्मिड के ओपेरॉन सक्रिय हो। ओपेरॉन सक्रिय होंगे तो क्या बनेंगे, अमीनो अम्ल, और उन अमीनो अम्लों से पहचान होगी कि साहब ये कोशिका रूपांतरित हो चुकी है कि नहीं हुई है। तो 2-3 दिन तक ग्रो करने के बाद इन पादप की पत्तियों की टुकड़ों को या इन कोशिकाओं को पहचान लिया जाता है कि कौन सी रूपांतरित हुई है और कौन सी रूपांतरित नहीं हुई है। फिर दूसरे माध्यम में उनको ग्रो करवा लिया जाता है। ठीक है, ये बच्चों कहानी कंप्लीट होती है टीआई प्लाज्मिड की, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन से प्राप्त करते हैं। क्लियर। अब देखो, 3 साधन या 3 औजार कंप्लीट हो चुके हैं। क्या क्या, एंजाइम, विजातीय डीएनए और वाहक डीएनए। चौथी जो आवश्यकता है वो है बच्चों सक्षम परपोषी। उसके बारे में अब अपन पढ़ते हैं।
देखो बच्चों, चौथी आवश्यकता, कॉम्पिटेंट होस्ट या सक्षम परपोषी। आपके बच्चों जो एनसीईआरटी है ना, उसमें परपोषी के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया है। एनसीईआरटी में तो ये कहानी बताई गई है कि साहब परपोषी के अंदर जीन को ट्रांसफर कैसे करेंगे, वो सब मैं आगे समझाऊंगा आपको प्रक्रम में। जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक का प्रक्रम है वो कहानी वहां पर पढ़ेंगे। अभी तो अपन केवल परपोषी की बात करेंगे। देखो बच्चों ध्यान दो, हमको बाहरी जीन से, बाहरी जीन कह दो या बाहरी डीएनए खंड कह दो, ठीक है, हमको बाहरी जीन से प्राप्त करना है या तो कोई उत्पाद या लेनी है कोई सेवा। बोलो बेटे, यही तो बात है भाई। बाहरी डीएनए के टुकड़े से कोई उत्पाद प्राप्त किया जाता है या कोई सेवा ली जाती है जो मानव के लिए लाभकारी होती है। तो उद्देश्य यही है कि साहब बाहरी जीन से या बाहरी डीएनए खंड से हमको कोई उत्पाद या सेवा प्राप्त करनी है। अब बच्चों ये उत्पाद कब मिलेगा, ये सेवा हमको कब प्राप्त होगी, जब ये बाहरी जीन अपनी क्या दे बच्चों, अभिव्यक्ति करे। ये बाहरी जीन अपनी क्या करे, अभिव्यक्ति करे। अब अभिव्यक्ति करने से क्या मतलब है, जीन जो काम करता है वो करके दिखाए। जैसे मेरा काम है पढ़ाना, है ना, अब मैं अपनी अभिव्यक्ति दे रहा हूं। अब ऐसे ही आपको पता होना चाहिए बच्चों, जीन जो है वो जीन क्या है, डीएनए का खंड है। और कोई जीन अपना काम कब करके दिखाएगा, जब उस जीन से प्रोटीन बनेगी। काम किससे होगा, प्रोटीन से। तो प्रोटीन कैसे बनेगी, पहले तो जीन से बनना चाहिए क्या, एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से क्या बनेगी बच्चों, प्रोटीन। जीन से एमआरएनए बनना क्या कहलाएगा, अनुलेखन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा, अनुवादन। तो बच्चों ये जो जीन की अभिव्यक्ति होती है, जीन की अभिव्यक्ति के दो चरण होते हैं, या जीन की अभिव्यक्ति दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण को क्या कहते हैं, अनुलेखन, और दूसरे चरण को क्या कहते हैं, अनुवादन। अनुवादन जब पूर्ण हो जाता है तो हमको क्या मिलेगी, प्रोटीन। तो बच्चों जीन से जो हम लाभकारी उत्पाद प्राप्त करेंगे वो उत्पाद कैसा होगा, प्रोटीन ये होगा। जीन से हम कोई सेवा लेंगे तो वो सेवा किसकी वजह से मिलेगी, प्रोटीन की वजह से। तो कुल मिला के आप तो सीधा सा ये समझ लो कि हमको किसी बाहरी जीन से कोई उत्पाद या सेवा प्राप्त करनी है तो जीन का अभिव्यक्त होना आवश्यक है, मतलब प्रोटीन बनना आवश्यक है। क्लियर। अब देखो बच्चों, अभिव्यक्ति हेतु, जीन की अभिव्यक्ति हेतु जीवित तंत्र की आवश्यकता होती है। भाई किसी जीन से या डीएनए के टुकड़े से प्रोटीन कब बनेगी, उसको कोई जीवित तंत्र मिले, और जीवित तंत्र से आपको मतलब क्या लगाना है, कोई परपोषी या कोई परपोषी की कोशिका मिले। उस कोशिका के अंदर वो जीन क्या होगा, अभिव्यक्त होगा जब प्रोटीन बनेगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि साहब परपोषी की आवश्यकता क्यों है, क्या ये आपके कारण समझ में आ गया क्या। भाई हमको बाहरी डीएनए के टुकड़े से या जीन से क्या लेना है, उत्पाद लेना है, कोई सेवा प्राप्त करनी है। उत्पाद प्राप्त करने के लिए, सेवा प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है कि जीन अपनी अभिव्यक्ति करे। जीन अपनी अभिव्यक्ति कब करेगा, जब उसको कोई जीवित तंत्र मिले। और बच्चों वो जीवित तंत्र कौन उपलब्ध करवाता है, परपोषी उपलब्ध करवाता है। बोलो, क्वेश्चन का आंसर मिल गया, परपोषी की आवश्यकता क्यों है। अब ध्यान देंगे, सामान्यतः जैव प्रौद्योगिकीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए, सामान्यतः जैव प्रौद्योगिकीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रोकैरियोटिक
सेल्स का परपोषी के रूप में यूज किया जाता है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट बात है। सामान्यतः बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट प्राप्त कर, वो प्रोडक्ट कोई भी एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, विटामिन हो सकता है, टीका हो सकता है, और कुछ हो सकता है। वो उत्पाद प्राप्त करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? परपोषी कोशिका का। किस रूप में? परपोषी के रूप में। क्यों? कारण जानो बच्चों। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स बच्चों संरचना में क्या होती है? सरल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल संरचना में क्या होती है? सरल होती है। और इन सेल्स का रख रखाव करना क्या होता है? आसान होता है। मेंटेनेंस इनका क्या होता है? इजी होता है। इसलिए बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स काम में ली जाती। अब देखो गड़बड़ क्या है, ध्यान से समझना। माना कोई प्रोकैरियोटिक जीन है, ध्यान से समझना, कोई जीन जिससे हमको कोई उत्पाद प्राप्त करना है। वो जीन कैसा है? प्रोकैरियोटिक जीन है। और हमने परपोषी सेल के रूप में जो काम में ली, वो क्या ली बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल ही काम में ले ली, क्योंकि जनरली पहले यही काम में ली जाएगी। संरचना में सरल है, रख रखाव करना आसान है, आराम से मॉनिटरिंग हो सकती है, वो रसायन बना कि नहीं बना ये सब चीजें आराम से पता लगा सकते हैं। तो अगर कोई प्रोकैरियोटिक जीन होता है तो वो बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभिव्यक्त आसानी से हो जाता है। प्रोकैरियोटिक जीन प्रोकैरियोटिक कोशिका में आसानी से क्या हो जाता है? अभिव्यक्त हो जाता है। मतलब उस जीन से क्या बन जाती है? प्रोटीन बन जाती है। अगर हम मान लो यूकैरियोटिक जीन काम में लें, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, मानव इंसुलिन बनाया गया। मानव इंसुलिन बनाया गया तो बच्चों जीन किसका था? जीन तो अपना था, मनुष्य का। और उस जीन को स्थानांतरित किस में किया था? इकोलाई में। अब बताओ इकोलाई क्या है? जीवाणु। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका। जीन किसका? मनुष्य। मतलब यूकैरियोट। इसका क्या मतलब है कि जो यूकैरियोटिक जीन है वो यूकैरियोटिक जीन भी परपोषी कोशिका के तंत्र में अभिव्यक्ति दे सकते हैं। यूकैरियोटिक जीन भी परपोषी कोशिका के तंत्र में अभिव्यक्ति दे सकते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक जीन, या ऐसे मान लो सभी यूकैरियोटिक जीन प्रोकैरियोटिक तंत्र में अभिव्यक्त हो, यह आवश्यक नहीं है। समझे? सभी यूकैरियोटिक जीन प्रोकैरियोटिक तंत्र में अभिव्यक्त हो जाए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि यूकैरियोटिक जीन अभिव्यक्त हो जाते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी यूकैरियोटिक जीन अभिव्यक्त हो जाए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब बताओ इसका क्या समाधान है? इसका यह समाधान है कि अगर यूकैरियोटिक जीन है और माना प्रोकैरियोटिक तंत्र में अभिव्यक्त नहीं हो रही है, तो बच्चों परपोषी कोशिका भी फिर कौन सी काम में लेनी पड़ेगी? यूकैरियोटिक ही काम में लेनी पड़ेगी, जब जाके वो जीन अभिव्यक्त होगा। तो जनरली बच्चों जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोट। और जीवाणु में भी मेनली कौन है? इकोलाई। इकोलाई की कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है परपोषी कोशिका के रूप में। लेकिन माना प्रोकैरियोटिक कोशिका से काम नहीं चल रहा, अगर यूकैरियोटिक कोशिका काम में लेंगे तो ध्यान देंगे बच्चों सरल यूकैरियोटिक सेल्स काम में लेते हैं परपोषी के रूप में। जैसे उदाहरण देखें यीस्ट।
या खमीर। बोलो परपोषी के रूप में किसको काम में ले सकते हैं, समझ में आ गया? जीवाणु हो सकता है जैसे इकोलाई मतलब प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक भी काम में ले सकते हैं जैसे ईस्ट या खमीर। ये तो चलो बात हो गई नॉर्मल, लेकिन हमारा प्रयोग किस प्रकार का है, हम कैसा उत्पाद लेना चाहते हैं, हम कौन सी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उसके अनुसार बच्चों परपोषी कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था बच्चों बीटी कपास, उदाहरण क्या बताया था, बीटी कपास। अब बीटी कपास जो है वो कपास की पीड़क प्रतिरोधी किस्म आप जानते हो, हैं? जीन किसका था? कीड़ों को, पीड़कों को नष्ट करने के लिए विषैली प्रोटीन बनाने वाला जीन तो किसका था? बैसिलस थुरिंजेनेसिस जीवाणु का। जीन किसका? जीवाणु का। मतलब जीन कैसी थी? प्रोकैरियोटिक। लेकिन उस जीन से हमको जो सेवा प्राप्त करनी थी, वो सेवा किस में प्राप्त करनी थी? कपास में। बताओ परपोषी कौन हुआ? कपास। तो जैसी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग बच्चों परपोषी कुछ भी हो सकता है। माना हमको किसी पादप कोशिका में रोग प्रतिरोधकता का गुण विकसित करवाना है या ज्यादा रोग प्रतिरोधकता चाहिए। अब मान लो रोग प्रतिरोधकता के लिए किसी दूसरी किस्म का कोई जीन जिम्मेदार है और उस जीन को हम पहुंचा रहे हैं, मान लो अभी अभी पढ़ाया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जीवाणु से, हैं? तो किसी एक पादप का जीन है जिसमें रोग प्रतिरोधकता का गुण है और वो जीन हम पहुंचाना चाह रहे हैं किसी दूसरे पादप में। क्यों? क्योंकि उस जीन से उस पादप में भी क्या विकसित हो जाए? रोग प्रतिरोधकता का गुण विकसित हो जाए। अब बताओ ऐसी स्थिति में परपोषी वो दूसरा पादप होगा कि नहीं होगा? है? कोई जंतु भी हो सकता है, हमको कोई मान लो उत्पाद कोई जंतु से प्राप्त करना है, जंतु में कुछ सुधार करना है, तो बच्चों परपोषी तो जंतु भी हो सकता है। तो ये तो चलो नॉर्मल बात हो गई। अदरवाइज आपको ये ध्यान रखना है कि साहब आपका उत्पाद कैसा है, आप कौन सी सेवा सुविधा लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग परपोषी पादप, जंतु, कवक, जीवाणु कोई भी हो सकता है। क्लियर? अब परपोषी में हम बाहरी डीएनए के टुकड़े को या बाहरी जीन को कैसे पहुंचाएंगे, वो कहानी बच्चों अपन आगे पढ़ेंगे। जब पुनर्योगज डीएनए तकनीक का प्रक्रम पढ़ेंगे ना, उसके अंदर वो कहानी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि साहब जो चौथा साधन है, चौथा औजार है सक्षम परपोषी, उसकी आवश्यकता क्या है और कौन से काम में लिए जाते हैं। तो यहां पर बच्चों कंप्लीट होते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। अब बच्चों अपने को पढ़ना है पुनर्योगज डीएनए तकनीक का प्रक्रम। ये सारे काम करते कैसे हैं? मूल आइडिया तो मैंने आपको बता दिया कि साहब कोई बाहरी डीएनए का टुकड़ा है, उसमें फेरबदल करते हैं, वाहक डीएनए के साथ जोड़ते हैं, किसी परपोषी में स्थानांतरित कर देते हैं। परपोषी में वो जीन क्या हो जाता है? अभिव्यक्त हो जाता है। अभिव्यक्त हो जाता है तो हमको उत्पाद मिल जाता है या कोई सेवा प्राप्त हो जाती है। तो देखो बच्चों बिंदु क्या है, ध्यान देंगे। पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रक्रम, पुनर्योगज डीएनए तकनीक का प्रक्रम, प्रोसेस। तो ध्यान देंगे बच्चों, आरडीटी के संपूर्ण प्रक्रम में निम्नलिखित चरण या सोपान, निम्नलिखित चरण या सोपान सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, निम्न चरणों में आरडीटी का पूरा प्रक्रम कंप्लीट होता है। जैसे सबसे पहला चरण, क्रमबद्ध रूप से लिख रहा हूं बच्चों मैं, क्रम से ध्यान देंगे। डीएनए का विलगन या पृथक्करण, आइसोलेशन।
भाई हमको क्या प्राप्त करना है, कोई उत्पाद प्राप्त करना है, कोई सेवा लेनी है। अब वो उत्पाद या सेवा किससे मिलेगी, किसी डीएनए के टुकड़े से ही तो मिलेगी। तो सबसे पहली जरूरी चीज क्या हो गई, वो डीएनए तो प्राप्त करो जिससे हमको कोई उत्पाद या सेवा प्राप्त करनी। तो सबसे पहला चरण क्या हो जाएगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का पृथक्करण या विलगन। नंबर 2, अब पूरे डीएनए से हमको काम नहीं है, हमको तो वो वांछित टुकड़ा चाहिए। टुकड़ा कब मिलेगा, जब डीएनए को काटेंगे। तो ध्यान दो, विलगित डीएनए का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा खंडन, विलगित डीएनए का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा खंडन है। नंबर 3, वांछित डीएनए खंड का पृथक्करण, माना खंडन कर दिया। अब खंडन करने के बाद में जो हमारे काम का टुकड़ा है उसका क्या करो, पृथक्करण करो। तो वांछित डीएनए का पृथक्करण, माना वांछित डीएनए मिल गया। अब क्या करेंगे, नंबर 4, वांछित डीएनए खंड का वाहक डीएनए से संयोजन, वांछित डीएनए खंड का वाहक डीएनए से संयोजन। अब बताओ, वांछित डीएनए खंड का वाहक डीएनए से संयोजन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। चौथा जो ये बिंदु है, इस बिंदु को अपन ये भी कह सकते हैं साहब, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। अब क्या करें, नंबर 5, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण। जो पुनर्योगज डीएनए बनाया है उसका परपोषी में क्या कर दो, स्थानांतरण कर दो। अब नंबर 6, परपोषी सेल्स को संवर्धन माध्यम में वृहद स्तर पर संवर्धित करवाना। जिन परपोषी कोशिकाओं में हमने पुनर्योगज डीएनए स्थानांतरित किया है, उन कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में क्या करो, ग्रो करो, लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर। और नंबर 7, वांछित उत्पाद का निष्कर्षण। हमारे काम का जो उत्पाद है उस उत्पाद को फिर लास्ट में प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे एक ह्यूमन इंसुलिन की कहानी पे बताऊं, डीएनए का विलगन, माना इंसुलिन बनाने वाला जीन अपन ने प्राप्त कर लिया। सपोज डीएनए प्राप्त किया, डीएनए को काटा, मान लो काटने के बाद वो इंसुलिन बनाने वाला जीन मिल गया। हालांकि वो जीन संश्लेषित करवाया गया था, माना जीन मिल गया। उस जीन को पीबीआर 322 के साथ जोड़ दिया, पीबीआर 322 के साथ जीन को जोड़ दिया तो क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, माना उसका इकोलाई में स्थानांतरण कर दिया। अब इकोलाई की सेल्स को संवर्धन माध्यम में ग्रो करवाया, तो इकोलाई की सेल्स में क्या होगा, वो जो बाहरी जीन था, बाहरी डीएनए का टुकड़ा था, वो इंसुलिन बनाएगा। उस इंसुलिन को ही तो प्राप्त करेंगे, जब भी तो अपने को मार्केट में मिल रहा है वांछित उत्पाद का निष्कर्षण। तो ये सब बच्चों चरण या सोपान हो जाएंगे किसके, पुनर्योगज डीएनए तकनीक। एक एक चरण को, एक एक सोपान को अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।